Good evening. This is Akash Srivastava here from the second episode of YCT Talks. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रशांत सिंह जी, who have cleared UPPSC examination and Indian Space Research Organization ISRO examination. तो प्रशांत जी, तो कैसे हैं आप? Thank you, sir. Thank you for having me in this very good session. बढ़िया हूँ सर अभी. Okay, Arjun. So you have cleared both the exams, like UPPSC examination and ISRO examination. So how do you feel right now? सर अभी काफी अच्छा लग रहा है. अभी मतलब मन में जो भी बुक्स पढ़ी थी, जो भी टेस्ट सीरीज दी थी, जो भी रेफरेंसेस फॉलो किए, अब सब कुछ काफी वर्थ इट लग रहा है. ओके अर्जुन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको अपने बारे में कुछ बता. टेल देम समथिंग अबाउट योर बेसिक डिटेल्स एंड about your earlier studies, that from where you did your schooling, like 10th or 12th. So basically I'm from Allahabad and मेरा सर जो स्कूलिंग है वो सब मेरठ में हुआ है. मैंने अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब मेरठ से किया. उसके बाद सर मैंने आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में. ओके. उसके बाद मैंने फिर एक साल प्रिपरेशन की और मैंने फिर उस साल गेट एग्जाम दिया था. तो मैंने फिर आईआईटी कानपुर में एमटेक में एडमिशन लिया था. ओके. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. और एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की फिर से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी. प्रिपरेशन मैंने पहले भी की थी मतलब, लेकिन उस वक्त इस एग्जाम के फॉर्म नहीं आए थे और डेडिकेटली मैं इसके लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा था. तो उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की और उसके बाद सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ. ओके. सो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन स्टार्टिंग की, देन व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एक्चुअल में कब स्टार्ट किया आपने अपनी प्रिपरेशन? सर मैंने कॉलेज के अपने 7th सेमेस्टर में गेट के लिए प्रिपरेशन किया था और मेरा उस साल तो बढ़िया रैंक नहीं आया था. और उसके बाद 8th सेमेस्टर में तो कुछ मतलब ऐसा मतलब प्रिपरेशन वगैरह नहीं किया था. उसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ 2019 में, तो उसके बाद मैंने फिर सर एक साल प्रिपरेशन की डेडिकेटली, मतलब सभी मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम्स को, गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, और सबको मैंने डेडिकेटली प्रिपेयर किया. और उसके बाद सर मैंने गेट का एग्जाम दिया था 2020 में और उसमें मेरा सर ऑल इंडिया रैंक 712 आया था. और फिर मैंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया था. और मैंने वहाँ पे सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक शुरू की थी. और मैंने सर अपना उसमें सिर्फ एक सेमेस्टर कंप्लीट किया था. और उसके बाद मैंने जो हमारे सेमेस्टर ब्रेक थे उसमें मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी. और उसके बाद सर मैंने अभी तो एमटेक ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद. तो बेसिकली सर मैंने 7th सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू की थी. तो मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर प्रशांत जी जो हैं, उन्होंने यूपीपीएससी क्वालिफाई किया है. बताएंगे कि किस अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया यूपीपीएससी का एग्जाम? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था. फर्स्ट अटेम्प्ट ही था यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम. और सर मेरा 84 है डिपार्टमेंटल रैंक. ओके. कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है? सर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट. पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया. अच्छा, इसके अलावा जो आपने इसरो का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, आपने इसरो का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसमें आपकी रैंक कितनी थी और इसको कितने अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? सर इसरो का मैंने फर्स्ट एग्जाम 2019 में दिया था. तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. मैं रिटर्न एग्जाम भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. उसके बाद सर मैं 2020 में जो साइंटिस्ट की जो पोस्ट आई थी मैंने उसके लिए अप्लाई किया था और फिर मैंने एग्जाम दिया. तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था. फिर ओवरऑल मेरा सर इसमें ऑल इंडिया रैंक 7 है. ऑल इंडिया इसरो में एक्चुअली मेरा वेट लिस्ट है. या ऑलराइट. तो बहुत बढ़िया, आपने पहले अटेम्प्ट में यूपीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया और असिस्टेंट इंजीनियर की आपको पोस्ट मिली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में. और इसरो एग्जाम में आपने सेकंड अटेम्प्ट में कह सकते हैं कि क्वालिफाई किया और आपकी ऑल इंडियन रैंक जो है वो 7 है. ओके. तो प्रशांत जी, स्ट्रेटजी की बात अगर करें तो व्हाट वर योर स्ट्रेटजी? क्योंकि काफी सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि जितने भी बच्चे जो कि सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मतलब उनके सिलेक्शन के पीछे की क्या स्ट्रेटजी रहती है. तो आप क्या बताना चाहेंगे, एस्पिरेंट्स को क्या शेयर करना चाहेंगे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में?
सर सबसे पहले सर जरूरी होता है कि हम क्या सोर्स फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो रेफरेंस बुक है, सबसे पहले तो सर हमें अपना सोर्स बिल्कुल मतलब पता कर लेना चाहिए, मेरे को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके। और हमें जो भी सोर्स सिलेक्ट करना है उसको थॉरली पूरा सही से पढ़ना है। ठीक है। उससे क्या होता है सर, रेफरेंस बुक्स वगैरह रीड करने से ये होता है कि जो रीजनिंग स्किल्स होती है ना वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम में तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, मतलब लिख सकते हैं और OMR सर्कल वो सब हो जाता है। लेकिन सर जब इंटरव्यू के केसेस में होता है तो वहाँ पे जनरली क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि ये ऐसा क्या होता है, ये सब तो ठीक है, वो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जनरली रीजनिंग स्किल्स जो है वो हमें रेफरेंस बुक्स पढ़ के ही डेवलप होती है। और उसके बाद सर दूसरा पार्ट होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो सर प्रैक्टिस के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद सर टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन होता है। उससे हमें स्पीड और एक्यूरेसी और हमारा निगेटिव मार्किंग कितना हो रहा है, ये सब चीज़ हम मतलब पता कर पाते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो बेसिकली सर यही टू पार्ट होता है। पहले तो जो सिलेबस है उसको थॉरली कवर करना है, रेफरेंस बुक्स वगैरह वो सब बिल्कुल सही से करना है ताकि बढ़िया रीजनिंग स्किल्स डेवलप हो जाए। और सेकंड पार्ट ये होता है कि टेस्ट सीरीज वाला पार्ट, जहाँ पे हम अपने आप को जज करें कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। ओके। ओके प्रशांत जी, ये बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि टेस्ट सीरीज या जो जिसको हम मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, तो आप ये बताइए कि मॉक टेस्ट का यस क्या सर। रोल रहता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है? सर मॉक टेस्ट ही एक्चुअली में काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, क्योंकि यही हमें बताती है कि एक्चुअल हम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो उस वक्त तो हम ऐसा कुछ नहीं होता है कि टाइम चल रहा है या फिर मेरे को इतने मतलब इतना स्कोर करना है, मेरे को इतनी कट ऑफ स्कोर को क्रॉस करना ही है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ये चीज़ नहीं पता होता, क्योंकि मैं मतलब फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ तो मेरे को ये सब नहीं सोचना होता है। उसके बाद जब एक बार सारा कुछ प्रिपेयर हो गया है, उसके बाद फिर हमें सोचना होता है कि अब हमें जितनी सीट्स हैं उसके अंदर मुझको जगह बनानी। तो उसके लिए सर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। कितनी निगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ, मैं कितना तेज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन में मेरे को कितना टाइम लग रहा है और किस जगह मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत है, कहाँ ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सर ये चीज टेस्ट सीरीज से ही हमें पता चल पाती है एग्जैक्टली। ओके। ओके प्रशांत और जी। सर एक सेकंड चीज होती है कि एक स्टेज फियर वाली बात होती है कि जैसे सामने अगर क्लॉक चल रहा है, आपके सामने क्लॉक चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो एक मेंटली ऑटोमेटिक प्रेशर डेवलप होता है कि विद इन अ गिवन टाइम मेरे को सब कुछ करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज भी सर टेस्ट सीरीज से ओ, ही डेवलप होती है। क्योंकि आप अगर प्रिपेयर पहले से नहीं कर रहे हैं और सडनली ऑल ऑफ सडन जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो वो जो टाइम प्रेशर होता है उसको कहीं ना कहीं मैनेज एग्जैक्टली। करना बहुत ही मतलब इससे हिरक्यूलेन टास्क होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये मॉक टेस्ट से क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा वो सब हम लोग सीखते हैं उससे। ओके, आप हमको प्रशांत जी ये बताइए कि जैसे काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि टेक्निकल में, यूपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल्स एग्जाम है जो कि बीटेक के स्टूडेंट्स आजकल इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जो हमारा सेकंड पेपर होता है जिसको हम लोग जीएस का जीएस पार्ट बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही सा लाइक हार्ड नट टू क्रैक। क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट जीएस, और दूसरी चीज की बीटेक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनका कहीं ना कहीं इनसे सामना हुआ नहीं है जीएस से। और रीजनिंग वगैरह तो मान लीजिए कि वो लोग बीटेक, ड्यूरिंग बीटेक वो लोग तैयारी करते रहते हैं, गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, तो उसमें रीजनिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन जो जीएस का पार्ट रहता है वो बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग मतलब कौन सी बुक पढ़ें जीएस को तैयार करने के लिए, और जीएस का सिलेबस कैसे तैयार किया जा सकता है, इसको बताएंगे लोगों को? सर इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीजें तो ये है कि जो जिस एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ उस पेपर में जीएस का वेटेज कितना है। अगर सर वेटेज कम है तो, क्योंकि सर जीएस का सिलेबस काफी वाइड होता है, काफी सिलेबस ज्यादा वाइड होता है, अगर वेटेज कम है तो वहां पे मुझको कम फोकस करना चाहिए रेदर देन, और टेक्निकल पे मुझको ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन सर अगर वेटेज ज्यादा है तो जीएस में भी हमको उतना ही समय देना पड़ेगा इतना हमें टेक्निकल में देना है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट दोनों से ही बनने वाली है। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में सर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सर जीएस इतना डीप में और इतना मतलब वाइड नहीं पूछा जाता। जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं काफी हद तक फैक्चुअल्स होते हैं
तो सर वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं मेनली वन लाइनर वन वर्ड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मार्केट में सर एक मैंने जो फॉलो किया था, एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की। लूसेंट पब्लिकेशन सर जनरल नॉलेज की बुक आती है, मैंने सर उसको फॉलो किया था। और वेल मेरे जीएस में सर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे एग्जाम में, क्योंकि सर जीएस में काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेट की जाती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं और उतना हम पढ़ भी नहीं सकते, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो सजेशन ये होगा कि सर कोई मतलब जैसे लूसेंट की मार्केट में काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, उसको फॉलो किया जा सकता है। और सर अगर पेपर में जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं से मतलब हमें और भी सोर्सेज देखने चाहिए, और भी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, इस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत जी, सोशल मीडिया का क्या रोल है, मतलब आपकी पढ़ाई सिलेक्शन में किसी भी कॉम्पिटिटिव जो भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसके लिए सोशल मीडिया का क्या रोल है और आपके लिए सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? सर सोशल मीडिया का रोल तो बढ़ता ही जा रहा है, और एग्जैक्टली मैं सही बताऊं तो कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। और सर इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे कोई भी, आजकल तो सर बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं मार्केट में जिससे आपको डायरेक्ट मतलब वन टू वन इंटरेक्शन हो सकता है फैकल्टी का स्टूडेंट से। हमें जो भी डाउट पूछना है हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और सर ये सारी चीज़ें हैं। और सर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई भी थ्योरी बुक पढ़नी है जैसे जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी सर सॉफ्ट कॉपीज और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर, एनपीटेल पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो सर बहुत रोल है, बहुत रोल है। ओके। टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं डिफरेंट कोचिंग्स की। ओके प्रशांत जी, एक मिथ है कि लोग ऐसा मानते हैं कि कम से कम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 12-12 घंटा, 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए। और लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा भी होता है कि काफी सारे स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि क्या ये कहीं ना कहीं सही है कि नहीं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? और अगर मान लीजिए नहीं सर ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो एक क्या टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, इसमें डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रेदर देन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मैं जो भी मेरे को टास्क है मेरा, मुझको उस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है? ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर सर हम इसको टाइम बाउंड में देखेंगे, तो हर दिन सर सेम नहीं होता है। आप आज 1 घंटे पढ़ रहे हो, कल को आप 10 घंटे ही पढ़ सकते हो, उसके बाद आप 5 घंटे ही पढ़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सेम चीज़, सेम ड्यूरेशन आप हर दिन फॉलो करो। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए सर कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। बिल्कुल। आप हर दिन पढ़िए, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, है बिल्कुल ना? वो एक लेकिन एग्ज़ॉस्टिव होके ही कि वो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली सर। तो आपके यूपीपीएससी का जो आपने एग्जाम दिया उसमें आपके क्या स्कोर थे? ये पहले आप अपने जितने भी लोग आपको देख रहे हो उनको बताइए, और देन इसरो में आपके क्या स्कोर थे ये बताइए। अ, सर मेरा रिटन एग्ज़ाम में यूपीपीएससी में सर 455 मार्क्स आया था। और सर मेरे इंटरव्यू में सर 67 मार्क्स आए थे। ओके। और मेरा टोटल मार्क्स सर 522 था आउट ऑफ 850 यूपीपीएससी में। और ओके। सर इसरो में मेरा जो रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर था वो 200 मार्क्स था आउट ऑफ 234 आई थिंक। टू एंड थर्टी सर जो इंटरव्यू मेरे मार्क्स थे वो इंटरव्यू में सर जो मेरे मार्क्स थे 75 अराउंड थे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। ओके। 75 के अराउंड कुछ मार्क्स थे सर इंटरव्यू में। ऑलराइट। तो बहुत बढ़िया मार्क्स आपने स्कोर किया, जिसकी वजह से आपको इसरो में जो है ऑल इंडियन रैंक 7 मिली, और बहुत अच्छी बात है ये। तो आपने कौन कौन सी बुक प्रेफर की थी, ये पढ़ाई के दौरान आपने कौन कौन सी बुक प्रेफर की थी? सर सबसे मैं सर रेफरेंस बुक फॉलो करता था। और उसके बाद सर मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए मैंने डिफरेंट कोचिंग्स की बुक, जैसे मार्केट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है मैंने उसको फॉलो किया। और सर मैंने वाईसीटी की बुक भी फॉलो की थी, और उसको मैंने सर काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया था। और उसका सर रीज़न ये है कि जब हम किसी स्टेट पीएससी को फोकस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी, क्योंकि सर वहाँ पे यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम था उसमें ज़्यादा सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, जो कि काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी था और ऐसा हुआ भी। उसमें सर मेरी अप्रोच ये थी कि ज़्यादातर डिफरेंट स्टेट पीएससी के क्वेश्चन कवर किए जाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए जाए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि सर एक सर्टेन टाइम के बाद थ्योरी में वैल्यू एडिशन करना,
थ्योरी को बार बार पढ़ के बहुत मुश्किल होता है। आप उससे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे वैल्यू एडिशन नहीं होता है। वैल्यू एडिशन मेरे केस में जो था, मुझको ये लगता था कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए जाएं। तो सर वाईसीटी की बुक्स में ये मतलब काफी अच्छी चीज थी कि वो डिफरेंट स्टेट पीएससीज के क्वेश्चंस वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो मुझको सर वहां से काफी हेल्प मिली। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने अपना जो प्रीशियस टाइम है वो हमारे वाई सिटी चैनल्स को दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी थी और आपने जिस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया, स्टूडेंट्स को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सीखेंगे आपसे। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं वो भी कभी ना कभी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ओके, वेल, गुड टू सी यू मिस्टर थैंक यू सर। प्रशांत जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू।